भाजपा के हाथों में पुलिस की पूरी ताकत है, सरकार की पूरी ताकत है, चुनाव आयोग तो उनके ही दफ्तर से काम करता है, पैसा तो है ही है। और ये सब होते हुए भी अगर आपको अनअपोज्ड चुनाव करने हैं तो क्या मतलब है चुनाव लेने के? मुंबई को बचाने की बात जब करते हैं या मराठी अस्मिता की बात करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन? किससे बचाना है? क्या हो रहा है मुंबई में कि उसको बचाने की ज़रूरत है? यही उत्तर भारत के लोग हैं, जब वो जाना चाहते थे तब योगी जी की सरकार और नीतीश जी की सरकार आने नहीं दे रही थी, और जो भी जा रहे थे उनको वो जो सैनिटाइजर है जो हम सिर्फ हाथ पे इस्तेमाल करते हैं उन पे पूरे स्प्रे कर रहे थे, छिड़का रहे थे, स्प्रे कर रहे थे होस पाइप से। तो क्या ये आपका प्यार है उत्तर भारतीयों के प्रति? जब आप एक बार फिर से अदानी का मुद्दा उठा रहे हैं और आप शरद पवार के साथ इस चुनाव को लड़ रहे हैं, अभी तस्वीरें आई थी जहां पर अदानी, शरद पवार और अजित पवार एक साथ नजर आ रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि उद्धव ठाकरे लगातार बात करते रहते हैं, आदित्य ठाकरे लगातार बात करते रहते हैं, राज ठाकरे भूमिपुत्र की बात करते हैं, अदानी का मुद्दा जो है बड़ा बनता है, शरद पवार को अदानी अपना मेंटर कहते हैं। ऐसे में उनके साथ जाना क्या एक तरीके से सवाल नहीं उठता? अगर ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश से और उसी से आगे म्यांमार यानी बर्मा से लोग अपने देश में आ रहे हैं या आ चुके हैं, पिछले 12-13 साल से केंद्र सरकार बहुमत की भाजपा के हाथ में है, प्रधानमंत्री भाजपा के है, गृह मंत्री भाजपा के है, रक्षा मंत्री भाजपा के है, बांग्लादेशियों को रोहिंग्या की रोकने की जिम्मेदारी और यहाँ से निकालने की भी जिम्मेदारी ये केंद्र सरकार की ही है। तो क्या इधर की भाजपा कहना चाहती है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री फेलियर है? आज भाजपा कहता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और इसलिए यहीं के अपने देश में के हिंदुस्तानी मुस्लिमों को कहीं पीटते हैं, किसी को जलाने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश पे क्यों नहीं आप बोलते? कुछ हिम्मत नहीं होती आपकी बांग्लादेश के बारे में बात करने की? बांग्लादेश को पिछले साल क्रिकेट खेलने के लिए बायलैटरल सीरीज में किसने बुलाया था? बांग्लादेश को 50,000 टन राइस, चावल किसने भेजा था? पाकिस्तान की अगर बात करें, वापस पाकिस्तान पे गुस्सा है लेकिन पीटेंगे इंडियन मुस्लिम को, लेकिन पाकिस्तान जाके नवाज शरीफ का केक काटेंगे। पाकिस्तान में अगर आप जाएं तो वहाँ जिन्ना के कब्र पे जाके माथा टेक के कौन आया था? बीजेपी के अध्यक्ष माथा टेक के आए थे। तो इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? एनवायरनमेंट का मुद्दा इंपॉर्टेंट है या फिर इस पूरे इलेक्शन को हिंदू, मुस्लिम, मराठी, नॉन मराठी इसमें लड़ा जाए? मुस्लिम्स कहाँ पर आते हैं? क्या मुसलमान? क्योंकि ऐसा तो नहीं है, इतिहास को अगर हम देखें तो हमारे माइनॉरिटी मेयर्स शुरुआत के ही रह चुके हैं और शहर को कोई नुकसान नहीं हुआ। इतना मुस्लिम को एक तरीके से विलनाइज करना, या मुस्लिम मेयर नहीं होगा या मुसलमानों का वोट उन्हें मिलता है, कभी उन्हें हरा सांप कह देना और ये खुलकर कहना जिहादी कह देना, इस तरह की पॉलिटिक्स को किस तरह से आप देखते हैं एंड व्हाट इज योर स्टैंड अबाउट दिस? अभी के जो नगर निगम के जो चुनाव है, महानगर पालिका के चुनाव है, हमारी भारी विक्ट्री होगी, जश्न मनाएंगे, लेकिन सिर्फ जश्न मनाएंगे नहीं तो काम पहले दिन से शुरुआत होगी। ये मुंबई की हो, मराठी माणसाची आहे आणि सगळ्या मुंबई प्रेमी लोकांची अस्मितेचा विषय आहे, मुंबईच्या अस्मितेचा विषय। दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। आप सभी को पता है मुंबई में चुनाव होने वाले हैं और चुनावों से पहले कई जगहों पर कई चीज़ों का ऐलान किया जा रहा है। ये वही मुंबई है जब उद्धव ठाकरे इसके मुख्यमंत्री थे, तब मीडिया, गोदी मीडिया आपको बताता था कि मुंबई ड्रग्स का अड्डा बन चुका है। ये वही मुंबई है जहां पर जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब गोदी मीडिया की ओर से ये बयान सामने आया था कंगना रनौत का कि उन्हें मुंबई में डर लगता है। उसकी तुलना उन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से की थी। 2022 में जब सरकार को तोड़ा गया और यहाँ पर मुंबई में दूसरी सरकार आई, महाराष्ट्र में दूसरी सरकार आई, तब अचानक से सब चंगासी हो गया। यहाँ पर सब डेवलपमेंट की बातें होने लग गई, कोस्टल रोड से लेकर अटल सेतु की बातें होने लग गई। ऐसा लगने लगा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो वापस से महाराष्ट्र में, मुंबई में आ चुका है। और एक तरीके से जो पूरा नैरेटिव था, जो एजेंडा था, वो आपके टीवी स्क्रीन्स पर चलता रहा। इस बीच मुंबई के जो मतदान थे आखिरी बार 2017 में हुए थे और 2022 में जहां चुनाव होना चाहिए था, आप लोगों को कम से कम 3.5 सालों तक रिप्रेजेंटेशन से दूर रखा गया था। एक आदमी तय कर रहा था कि आपके शहर में क्या होगा। लेकिन इस सब के बीच अब फिर से चुनाव होने वाले हैं। 15 तारीख को, 15 जनवरी को इलेक्शंस होने वाले हैं, 16 को नतीजा आने वाले हैं। शिवसेना जो पिछले 25 सालों से मुंबई की सत्ता में मौजूद थी, वो इस समय क्या सोचने वाले हैं, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। आदित्य ठाकरे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आदित्य जी। मैं दर्शकों को पहले ये दिखा देता हूँ, ये मैनिफेस्टो जो है इनकी ओर से रिलीज़ किया गया है। जब हम इसे शूट कर रहे हैं तब भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं आया, हम उसकी भी चर्चा करेंगे जब आएगा। लेकिन इस मैनिफेस्टो में आप देखेंगे कि बाला साहेब ठाकरे के साथ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों मौजूद हैं। और आप सभी को पता है
कि इस इलेक्शन में शिवसेना यूबीटी और एमएनएस साथ में आई है। लगातार टीवी पर हमने तस्वीरें देखी हैं, लगातार हमने देखा है कि कैसे बताया जा रहा है कि 20 साल बाद जो एक परिवार टूट चुका था वो अब एक बार फिर से साथ में आ चुके हैं। आदित्य जी, पहला सवाल इसी को लेकर है। एज आदित्य ठाकरे आपसे सवाल ये है कि अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आते हैं, इससे मराठी मानुस को और मुंबईकर को क्या फ़ायदा होगा? क्यों ये महत्वपूर्ण आप लोगों को लगता है कि आपने मैनिफेस्टो की तस्वीर भी इसी के साथ शुरुआत की है? अगर इससे हम शुरू करें। सोच जी, मुझे लगता है आप ही के काफ़ी सारे अगर हम वीडियोस देखें तो मुंबई जिस प्रकार से, अगर आप देखें, मुंबई पे आक्रमण हो रहा है भाजपा का, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 10 साल में हो, पिछले 3 साल में भी हो, खास करके मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, आक्रमण भाजपा का यही हो रहा है कि यहाँ से सारे उद्योग जो है वो लेके जा रहे हैं, एक तो गुजरात, और जो खुद के चॉइस से जा रहे हैं वो जा रहे हैं तमिलनाडु जा रहे हैं, कर्नाटक जा रहे हैं, आंध्र जा रहे हैं, कोई तेलंगाना जा रहे हैं, लेकिन कोई महाराष्ट्र में रुक नहीं पा रहा है। इसकी वजह यही है क्योंकि महाराष्ट्र में शायद ऐसी सरकार बैठी हुई है पिछले 3 सालों से जो स्वातंत्र्य काल से अभी तक सबसे भ्रष्ट सरकार हो सकती है, तो पहला नाम इसी सरकार का आएगा। आज भी अगर आप देखें तो ये 3 जो लोग बैठे हैं सरकार में, देवेंद्र जी है, फिर मिंदे है और दादा है, तीनों ने एक दूसरे पर, अभी जो फिलहाल नगर पंचायत, नगर पालिका की जो चुनाव हुए और अभी नगर निगम के होने जा रहे हैं, तीनों के तीनों में एक दूसरे के साथ कैसे भी अलायंसेस की थी। जो अलायंस में नहीं है उस पर जो भी गाली गलौज करना है, आलोचना करनी है, सारी होने के बाद सिर्फ सत्ता के लिए ये साथ में बैठे हुए हैं, चिपके हुए हैं, कोई इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। ये स्वार्थी लोग हैं, पैसा हो, भ्रष्टाचार हो, इसको लेके चिपके हुए हैं। हम जो साथ में आए हैं वो इसीलिए आए हैं क्योंकि मुंबई में मराठी माणसाची अस्मिता, जे आम्ही बोलतो, मराठी माणूस की अस्मिता, मराठी माणूस की अस्तित्व, और जो मराठी नहीं है, जैसे आप जैसे हो, लेकिन मुंबई पे प्यार है, महाराष्ट्र पे प्यार है, यहाँ की भूमि पे प्यार है, ये कर्मभूमि आपकी है, भूमिपुत्र हुआ, तो इस पे जिसका प्यार है और वो लूट देख नहीं पाते, वो जो लड़ा देना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, मुंबई को अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं, हम सब साथ में आए। तो हमारे साथ जैसे राज साहब है, उद्धव साहब तो है ही, पवार साहब का भी आशीर्वाद है, और सारे मुंबईकर हो, फिर बाकी अन्य शहरों में नासिक हो, नागपुर हो, पूना हो, ये छत्रपति संभाजी नगर हो, सभी जगह हम ऐसे ही टक्कर दे रहे हैं। जी, मैं मैनिफेस्टो पर आना चाहूँगा, लेकिन मैनिफेस्टो से पहले आपसे सवाल ये है कि जैसे कि मैंने कहा बीजेपी की ओर से मैनिफेस्टो नहीं निकाला गया, आप लोगों ने मैनिफेस्टो निकाला। इस मैनिफेस्टो का क्या अर्थ होता है? जब मैंने देखा कि 68 सीट्स में पहले से बिना किसी इलेक्शंस के वो जीत चुके हैं, ऐसे में इस मैनिफेस्टो का क्या मतलब होता है जब लोगों को चुनाव ही करने नहीं दिया जा रहा है, लड़ने ही नहीं दिया जा रहा है? यही तो बात है। देखिए, फिलहाल अगर आप देखें तो लोकतंत्र जो हम कहते हैं धोखे में है। विधानसभा के चुनाव के बाद मैंने जो प्रेजेंटेशन दिया था वर्ली में कैसे वोट चोरी हुई, जिसके बावजूद हम जीते, लेकिन काफ़ी सारी जगहों पे ऐसी वोट चोरी हुई। लगभग मुंबई में 1 करोड़ वोट से 30 लाख वोटर्स ये बोगस थे, ये फ्रॉडुलेंट थे। अभी भी अगर आप देखें तो ये फाइनल रोल जो आ रहा है बीएमसी का, अभी तक आया नहीं, आज 7 तारीख है, 50% रोल आया है बूथ वाइज, उसमें भी काफ़ी सारे डबल नेम्स हैं, संभाव्य दुबार जिसे कहते हैं हम, या लार्ज हाउस होल्ड दिखाए, एक घर में 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग ऐसे दिखाए। तो ये सारी चीज़ें तो है। अगर आप देखें तो भाजपा के हाथों में पुलिस की पूरी ताकत है, सरकार की पूरी ताकत है, चुनाव आयोग तो उनकी ही दफ्तर से काम करता है, पैसा तो है ही है, और ये सब होते हुए भी अगर आपको अनअपोज्ड चुनाव करने हैं तो क्या मतलब है चुनाव लेने के? झूठे चुनाव तो करिए, ईवीएम तो आपके हाथों में है ही, ऐसे लगता है सबको। और अगर आपने देखा होगा 68 की तो बात अलग है, लेकिन दूसरी जगह मुंबई में कुलाबा में एक पवार करके जो उम्मीदवार है कुलाबा से, उन्होंने ये टीवी पे आके कहा है कि मकरंद नार्वेकर और राहुल नार्वेकर से दमबाजी हुई, दादागिरी हुई, पैसे ऑफर किए गए। राहुल नार्वेकर जो अध्यक्ष है विधानसभा के, वो विधानसभा में ही अध्यक्ष है, बाहर उनकी नहीं चल सकती है। उन्होंने दादागिरी करके किसी की सिक्योरिटी हटा ली है जो भाजपा के पूर्व सांसद थे। तो सिक्योरिटी आजकल महाराष्ट्र में परसेप्शन, थ्रेट परसेप्शन होते हुए भी क्या स्पीकर के मूड पे चलता है? कि स्पीकर को अधिकार है किसी को ऐसे ये करने की, दादागिरी करने की, उम्मीदवार अपनी पर्ची ना भरे ये दिखाने की? तो ये सारी बातें मुझे लगता है कहीं ना कहीं सोच जनता ने करनी चाहिए, इसमें विचार विमर्श तो होना ही चाहिए।
लेकिन फिर जब अभी आप कह रहे हैं कि आपकी ओर से एक बड़ा एक्सपोज किया गया था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया गया था, हमने उस पर भी खबर की थी, उसके बाद बीएमसी के सामने आप लोगों ने जत्था का जत्था दिखाया था कागज़ों का कि किस तरह से डबल वोटर्स मौजूद हैं, उसके बावजूद अब आप कह रहे हैं कि जो रोल सामने आए हैं उसमें भी अगर 100 से ज़्यादा कई जगहों पर डबल वोटर्स हैं, एक फैमिली में इतने दिखाए गए हैं। राहुल नार्वेकर का जो आपने जिक्र किया, हमने वो वीडियो भी किया था कि नॉर्थ कोरिया और रशिया वाला फील्ड्स जो है वो अब मुंबई में आने लगा है, और वही राहुल नार्वेकर है जिन्होंने हमारी पार्टी और एनसीपी तोड़ने में मदद की थी जी, जिन्होंने संविधान का अपमान किया था जो महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया हमें, और यही राहुल नार्वेकर है जो अगर ऐसी दादागिरी जनता सहे तो कोलाबा में भी ऐसे ही फ्लैट्स और बिल्डिंग्स लेने में कम नहीं पड़ेंगे जी। लेकिन फिर अगर इतने खुले तौर पर किया जा रहा है और कोई कार्रवाई नहीं होती है, इतनी वोट चोरी हो रही है, आप लोगों ने इतना सबूत दिया, इसके बाद चुनाव जब लड़ रहे हैं तो आप किस आधार पर लड़ रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि ये जो पूरे इंस्टीट्यूशंस हैं ये मिले हुए हैं, तो किस आधार पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है? इंस्टीट्यूशंस कितने भी मिले हो, ताकत उनकी उतनी ही सीमित होती है। अगर जनता की आवाज़ बुलंद हो तो कोई ताकत उसको हरा नहीं सकती, और जनता का जब उद्रेक होगा, जब जनता इनको वोट्स में दिखाएगी कि हम अभी रास्ते पे आ रहे हैं, हम अभी वोटिंग कर रहे हैं, आपके खिलाफ कर रहे हैं, तो फिर ये जो डबल वोटर्स या बोगस वोटर्स है ना, वो डबल के हाफ कब होंगे ये पता नहीं चलेगा, और जनता कब हाफ करेगी उनको, कैसे करेगी ये भी पता नहीं चलेगा। आपको लगता है जनता में गुस्सा है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि जनता को भाजपा ने लूटा है। हफ्तेबाजी जो आम हॉकर्स से या दुकानदारों से चलती है, जो वेज नॉन वेज पे डिस्क्रिमिनेशन करके आपको घर नहीं देते हैं, जो आपको आप देख रहे हो हर एक चीज़ में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो जनता में गुस्सा तो है। ठीक, हम मुंबई पर आते हैं, और एक चीज़ जिसकी शुरुआत से इस इलेक्शंस में बात हो रही है वो ये है कि ये जो चुनाव है, जो आपने भी कहा मराठी अस्मिता के लिए है, मुंबई को बचाने के लिए है। मुंबई को बचाने की बात जब करते हैं या मराठी अस्मिता की बात करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन? किससे बचाना है? क्या हो रहा है मुंबई में कि उसको बचाने की ज़रूरत है? किससे बचाना है, मुझे लगता है एक ही जवाब है उसका, भाजपा से बचाना है। क्योंकि आज अगर आप देखें तो भाजपा के हाथों में सरकार केंद्र की ये 2014 से है, तब से अच्छे दिन आने वाले थे, रुपया $1 1 से होने वाला था, बहुत सारी चीज़ें, हर एक को घर मिलने वाला था, हर एक नल में जल आने वाला था, ये तो सारी चीज़ें चलो बड़ी बड़ी बातें हैं। लेकिन अगर आप मुझे एक भी शहर इस देश में दिखा दे जो भाजपा शासित है और जिसने प्रोग्रेस की है, विकास हुआ है जहाँ, और लोग खुश हैं, मैं कुछ भी हारने को तैयार हूँ। आप कहते नहीं हैं? दिखाइए मुझे। इंदौर में क्या हुआ? इंदौर का जो कचरे का उदाहरण देते हैं वो 400 मेट्रिक टन्स का था, लेकिन जो पानी परसों 18 लोग गए और मंत्री का रिस्पांस क्या था, घंटा फर्क पड़ता है। ये मंत्री उन्हीं भाजपा के कोर ग्रुप में है। वैसे ही अगर आप देखें तो गांधीनगर में भी यही हुआ है। दिल्ली में सब लोग बात करते थे कि केंद्र सरकार भाजपा की है, नगर निगम भाजपा के है, आम आदमी पार्टी की स्टेट गवर्नमेंट है, इसलिए काम नहीं हो रहे। काम तो तब हो रहे थे। अगर आप देखें स्थिति आज, शीला दीक्षित जी से रेखा गुप्ता जी तक फॉल तो है ही, लेकिन जो स्थिति बहुत खराब बदतर करते जा रहे हैं दिल्ली की, वो इसी वजह से है क्योंकि एक पार्टी की सरकार तीनों लेवल्स पे है। और मुंबई का जो उदाहरण है, 25 साल के हमारे जो कार्यकाल में जो हमने सेवा की है, मुंबई में बहुत सारी हमने उपलब्धियां लाई हैं, लेकिन ये सब करते हुए सिर्फ 4 साल हमारे मुख्यमंत्री थे, 97 से 99 तक जी, और 2019 के नवंबर से 2022 के जुलाई तक। बाकी सारे के सारे जो मुख्यमंत्री थे वो अलग पार्टीज के थे, बल्कि विरोधी ही थे, विरोधी पार्टी के थे। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमने काम कर दिखाया है। विरोधी पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होते हुए भी उसके बावजूद हमने काम किया है। और भाजपा को जब पूरी ताकत मिलती है, पूरा एक मेजॉरिटी बहुमत मिलता है, तब भाजपा काम नहीं, सिर्फ समाज को कैसे तोड़ा जाए, समाज में कैसे घृणा निर्माण हो, समाज में कैसे गुस्सा निर्माण हो, समाज में कैसे आपसी रंजिशें हो, यही बातों पे चलते हैं सब। लेकिन अब यहाँ पे भी तो वही होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके नाम पर ये कहा जाता है कि अगर आप लोग आ गए तो बांग्लादेशी आ जाएंगे, रोहिंग्या आ जाएंगे, फिर उसके बाद अब जो उत्तर भारतीय वोटर्स है उन्हें डराया जा रहा है, जैन वोटर्स को डराया जा रहा है, और एक तरीके से कोशिश ये की जा रही है कि मराठी वोटर्स को बांटने के लिए ये शिंदे का इस्तेमाल कई जगहों पर कर रहे हैं, और दूसरे जगह पर तो दूसरे लोगों के सामने आपको विलेन बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी तो डराने का काम जारी है। तो जो दूसरे वोटर्स हैं, जो मराठी स्पीकिंग वोटर्स नहीं हैं, उन तक आप कैसे पहुँच रहे हैं? उन्हें आप क्या कहें? देखिए, मैं 3 हिस्सों में इसका जवाब दूंगा। एक तो आपने कहा बांग्लादेशी और रोहिंग्या, दूसरा था उत्तर भारतीय और तीसरा था जैन। शुरू करते हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्या से। मुझे नहीं लगता, पहले तो भाजपा को बांग्लादेशी और रोहिंग्या में अंतर पता है। एक है बर्मा के, दूसरे है बांग्लादेश के। अगर ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश से
और उसी से आगे म्यांमार यानी बर्मा से लोग अपने देश में आ रहे हैं या आ चुके हैं। पिछले 12-13 साल से केंद्र सरकार बहुमत की भाजपा के हाथ में है। प्रधानमंत्री भाजपा के है, गृह मंत्री भाजपा के है, रक्षा मंत्री भाजपा के है। बांग्लादेशियों को रोहिंग्या की रोकने की जिम्मेदारी और यहाँ से निकालने की भी जिम्मेदारी ये केंद्र सरकार की ही है। तो क्या इधर की भाजपा कहना चाहती है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री फेलियर है? क्या इधर की भाजपा हमारे जो जवान बीएसएफ के बांग्लादेश बॉर्डर पे निगरानी रखते हैं वो फेलियर है कहना चाहते हैं? राज्य की अगर बात करें तो पिछले 12 साल से 10 साल में मुख्यमंत्री भाजपा के रहे हैं। 12 साल में से 10 साल गृह मंत्री खुद देवेंद्र फडणवीस जी ही रहे हैं। क्या वो कहना चाहते हैं खुद फेलियर है? और बांग्लादेशी को निकालना हो या रोहिंग्या को निकालना हो, ये बात कोई नगर निगम की बात नहीं होती है, चुनाव में आने भी नहीं चाहिए। नगर निगम की बात होती है मुझे बस कैसे दे रहे हो, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, आरोग्य सेवा, मेरी स्कूल्स कैसे ठीक कर रहे हो, गटर वोटर मीटर है। इसमें ना रोहिंग्या ना बांग्लादेश की बात आती है। और अगर आ रही है तो आप भाजपा करके फेलियर हो, आपकी सरकार 12 साल से फेल हो रही है, ये आप पहले मान्य करो, पहले कहो कि आप फेलियर है और फिर आगे की बात करो। और अभी तक फिर आप क्या कर रहे थे? कल मैंने देवेंद्र जी का भाषण सुना कि अभी ये जीत के हम बांग्लादेशी को निकाल देंगे। तो क्यों रुके थे आप नगर निगम के चुनाव के लिए? तो ये पहली बात हुई। दूसरी बात, अच्छा ये इसमें और एक बात बताता हूँ, जिस धारावी के बारे में आप भी बात करते थे, हम भी बात करते रहते हैं कि वहाँ के लोगों को न्याय मिले। उस दिन मैं गया था कुंभारवाड़ा में, और मैं जाने से पहले साफ तौर पे भाजपा जो करती है उन्होंने शुरू किया था कि आदित्य जा रहा है बांग्लादेशियों को बचाने के लिए। कुंभारवाड़ा में मैं जब गया तब सारे लोग एक तो मुझसे थोड़ी मराठी बोल रहे थे या ज़्यादातर लोग मुझसे गुजराती बोल रहे थे। तो मैंने पूछा, अरे आप तो बांग्लादेशी हो, आप गुजराती कैसे बोलते हो? उन्होंने कहा, साहब हम सोमनाथ जिले से हैं, वहाँ भगवान शिव का मंदिर भी है, और जो जिसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहते हैं ये सारे के सारे लोग गुजराती हैं, 4 पीढ़ी पहले आके धारावी में बसे हुए थे, कुंभार है, उन्हें आप बांग्लादेशी कहते हो? शर्म नहीं आती आपको? अच्छा वही बात अगर आप उत्तर भारतीयों की करें तो पिछले 25 साल में और पिछले 50 साल में भी, 25 साल बीएमसी हमारे साथ थी, 50 साल मेरे दादाजी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, भूमिपुत्र का विषय हो या हिंदुत्व का विषय हो या शहर का विषय हो, ये लेके तो आवाज़ बुलंद करते ही थे। और इसी के वजह से ही जो इंडस्ट्रीज़ यहाँ फले बढ़े, आप देख रहे हो इंडस्ट्रीज़ फूले फले, यहाँ इंडस्ट्रीज़ बढ़ते गए, होटल्स आते गए, बहुत सारे पेरिफेरल इंडस्ट्रीज़ आ गए, और जॉब क्रिएशन जो हुआ, पहले प्रथम तो भूमिपुत्रों को तो सब जगह जॉब्स मिले ही, और उसी के साथ जो भाजपा यूपी में ना कर पाई विकास और जॉब्स ना दे पाई या बिहार में ना दे पाई, वो बेचारे लोग सब यहाँ, कोई घर अपना खुशी से नहीं छोड़ता है, लेकिन यहाँ आके मुंबई कर करके बसे है। अभी सोयत तुम्ही किती चांगली मराठी बोलता, समजतं ना तुम्हाला पूर्ण मराठी? आता हा इंटरव्ह्यू मराठीच करू शकतो आपण, पण हे होत असताना हेच उत्तर भारतीय लोक आहेत ज्यांना, यही उत्तर भारत के लोग हैं जो आपको याद होगा कोविड के समय में यहाँ से अपने गांव जाना चाहते थे, डरे हुए थे, अपने फैमिली से मिलना चाहते थे, अपने माता पिता से मिलना चाहते थे, अपने बच्चों से मिलना चाहते थे, परिवार से मिलना चाहते थे। उन्हें तब के रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने कहा था कि हम आपके लिए रेल नहीं छोड़ेंगे। उन पे लाठीचार्ज किया गया था, करने की नौबत आई थी, लेकिन हमने किया नहीं था। तब हमने प्यार से हैंडल किया था। हमारे राज्य में जो सारे के सारे माइग्रेंट लेबर थे, फिर वो झारखंड के हो, छत्तीसगढ़ के हो, उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, राजस्थान के हो, पूरे उत्तर भारत के हो, या कहीं साउथ इंडिया के भी थे, तेलंगाना से थे या आंध्र से थे, बहुत सारे लोग जो थे, उनको जब घर जाना था और पीयूष गोयल जी ने रेल नहीं छोड़ी थी, तब उद्धव जी टीवी पे आके अपील किया था कि आप भी हमारे ही हो। हिंदी में अपील किया था उन्होंने फेसबुक लाइव के दौरान, और कहा था कि आपके लिए घबराओ मत, जहाँ हो वहाँ रहिए, हम आपके लिए अच्छे माइग्रेंट लेबर कैंप्स खड़े कर देंगे, क्योंकि वो उनके घर तो गांव में थे। आप अन्य राज्यों से यहाँ आए हुए हैं, रहो यहाँ, हमारे साथ रहो। एक संकट है, चुनौती है, चुनौती का सामना हम सारे मिलकर करेंगे। आप क्यों डरते हो? कोई घर जाने की आवश्यकता नहीं, और हमें कोई खुशी नहीं हो रही कि आपको घर में लॉक करके रखे। किसी को खुशी नहीं, किसी को इसमें आनंद नहीं हो रहा है। आप आए हो, हमारे राज्य में हो, हम आपकी पूरी आपका ख्याल रख रहे हो, तो आप चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। लगभग 500 से ज़्यादा हमने माइग्रेंट लेबर कैंप्स किए थे। 2 वक्त का खाना, रहने का पूरी व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, कपड़े, नए कपड़े, फिर कभी कभी योगा, कभी कभी एक्सरसाइज, कभी ऐसे ही सारे हम चीज़ें कर रहे थे।
और यही उत्तर भारत के लोग हैं, जब वो जाना चाहते थे तब योगी जी की सरकार और नीतीश जी की सरकार आने नहीं दे रही थी, और जो Border भी पर जा हो रहे गया। थे उनको वो जो सैनिटाइजर है जो हम सिर्फ हाथ पे इस्तेमाल करते हैं उन पे पूरे स्प्रे कर रहे थे, छिड़का रहे थे, स्प्रे कर रहे थे होस पाइप से। तो क्या ये आपका प्यार है उत्तर भारतीयों के प्रति? और जो उत्तर भारत में हुआ, जो हम देख रहे थे, जो लाशें बह रही थी गंगा माँ में, या फिर वो जो जला रहे थे वहाँ उत्तर प्रदेश में हम देख रहे थे, और जब जो गुजरात में हुआ, क्या ये आपको मान्य है? ऐसे तो हम मुंबई में होने नहीं दिए। और तीसरी बात जो रही जैनों की, हाँ, हर बार भाजपा शुरू करती है वेज नॉन वेज पे जब बात लाती है या कुछ भी बातें होती है तो जैन थोड़े बहक जाते हैं उनके साथ। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो पार्लियामेंट देरासर तोड़ा गया, जिस बीएमसी ने जी। तोड़ा, वो बीएमसी भाजपा प्रशासित थी। जो पालक मंत्री है वो खुद लोढ़ा जी है, उन्होंने नाटक किया वहाँ जाके आंदोलन करने का। उस देरासर को प्रोटेक्शन हमारे समय में 3 बार हमने दिया था, तोड़ने नहीं दिया था। ऐसे ही बहुत सारे देरासर हैं। ऐसे ही अगर आपको याद होगा तो पूना में एक भाजपा के नेता के दोस्त बिल्डर मंत्री जैन प्लॉट वहाँ का ढापना चाहते थे। मैं ढापना इस्तेमाल करूँगा। बहुत हंगामा हुआ, फिर चीफ मिनिस्टर ने थोड़ा शुगर कोटिंग करके इंटरवीन करने की ऐसी कोशिश की, लेकिन वहाँ पहले आंदोलन करने वाले शिवसैनिक थे कि ये प्लॉट जैन हॉस्टल के लिए है, उन्हीं के लिए रहना चाहिए, ना कि किसी बिल्डर के हाथों में जाना चाहिए। तो ये बात तो साफ साफ है, सरल है। तो इसमें बिगड़ने की बात कौन सी है? मुझे लगता है कि ये सारे जो लोग हैं, अगर आप देखें तो हमसे जुड़े हुए हैं, पहले से जुड़े हुए, और वो भी मुंबई प्रेमी है। जब हम भूमिपुत्र की बात करते हैं, मराठी अस्मिता की बात करते हैं, तो ये भी मुंबई प्रेमी साथ में है ही। अभी आपने जो उदाहरण मुझे दिए, इतनी सारी बातें कही, ये कभी मैं टीवी पर देखता नहीं हूँ, और मैं जानबूझकर पूछ रहा हूँ ये बात। तो जो प्रोपेगेंडा होती है, या जब आपके ऊपर आरोप लगाया जाता है, पुराने वीडियोस लाकर दिखाए जाएंगे, तो उसका आप जवाब कैसे देंगे? क्योंकि इलेक्शंस, अभी आपने जो कोविड की बात की, तो यहाँ से जो लोग बिहार गए, बाद में वापस हमने वही देखा कि भारतीय जनता पार्टी कोविड में जो लोग चल के आए, उसके बावजूद सरकार में आई। ऐसे में क्या एक चैलेंज नहीं मानते कि एक जो इमेज बनाई जा रही है, मैं कहूँगा कि मैन्युफैक्चर की जा रही है, उसको आप लोग कैसे काउंटर करेंगे? कैसे ग्राउंड लेवल पर है ना, वो इमेज की बात है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात है, और ग्राउंड लेवल की बात है। मुझे लगता है कि अगर आप स्थिति देखिए उस राज्य की हो या जहाँ भाजपा अभी तक सरकार में थी, तो मुझे लगता है एक लोकतंत्र अगर सच्ची में हो और अगर सही मायने में उनको वोटिंग हुई है, तो वो उन लोगों की चॉइस है कि हमें यही चाहिए। शायद हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें पोलराइजेशन ही चाहिए, इसी में हम खुश है। पानी नहीं चाहिए, सड़क नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए, तो वो हो सकता है। लेकिन मुंबई का वैसा नहीं है। मुंबई कभी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बली नहीं गए। मुंबई ने बहुत विचार करके वोटिंग किया है, वैसे ही करेगी। जी। अब एक मुद्दा जो आपने उठाया, जो मैं पूछने भी वाला था, आप लगातार बात करते हैं, पिछले इंटरव्यू में भी आपने कहा था मुंबई का आप अदानिस्तान होने नहीं देंगे, ये बात आपने कही थी, उसको हमने थंबनेल भी बनाया था, उसे हेडलाइन भी बनाया था। अब जब आप एक बार फिर से अदानी का मुद्दा उठा रहे हैं और आप शरद पवार के साथ इस चुनाव को लड़ रहे हैं, अभी तस्वीरें आई थी जहाँ पर अदानी, शरद पवार और अजित पवार एक साथ नज़र आ रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि उद्धव ठाकरे लगातार बात करते रहते हैं, आदित्य ठाकरे लगातार बात करते रहते हैं, राज ठाकरे भूमिपुत्र की बात करते हैं, अदानी का मुद्दा जो है बड़ा बनता है, शरद पवार को अदानी अपना मेंटर कहते हैं। ऐसे में उनके साथ जाना, क्या एक तरीके से सवाल नहीं उठता कि ये कैसे हो गया कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि अदानी को नहीं देना चाहिए धारावी, दूसरी तरफ अदानी के मेंटर ही आपके साथ में मुंबई में मौजूद हैं? देखिए, पवार साहब को मेंटर बहुत सारे लोग मानते हैं, मोदी जी भी ये आपने कहा है। मोदी जी ने खुद कहा है। तो बात ऐसी है कि जब हम भाजपा के साथ भी थे, या फिर कांग्रेस के साथ भी थे, या फिर पवार साहब के साथ भी थे और है भी, हम अपनी विचारधारा जो है उस पर कायम है। हम जो आते हैं कॉमन मैक्सिमम एजेंडा पे आते हैं कि मुंबई के लिए हम क्या कर सकते हैं। मिनिमम नहीं होता है, हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं। कुछ बातें जो होती है वो नॉन नेगोशिएबल होती है। अभी अदानी जी के साथ भी जो झगड़ा है, फिर आप भी जो विषय उठा रहे हो या हम भी जो उठा रहे हैं, ये कोई वैयक्तिक झगड़ा नहीं है। अभी यहाँ जब हम मातोश्री में है, पीछे जो 10 BKC है वो अदानी जी ने किया है, एयरपोर्ट है वो अदानी जी का है, बहुत सारी चीज़ें जो कर रहे हैं वो अदानी जी कर रहे हैं। कोई झगड़ा वैयक्तिक नहीं है। लेकिन धारावी के मैटर में, धारावी के इशू में, अगर ये टेंडर हमारे समय आता, फ्री एंड फेयर होता, शायद अदानी जी जीत जाते, कोई और भी जीत जाता। हमारा जो झगड़ा है या हमारा जो विरोध है वो मुंबई के 1600 एकड़ फ्री ऑफ कॉस्ट अदानी जी को देना है, अदानी ग्रुप को देना है। धारावी में भी हर एक को 500 स्क्वायर फुट का घर मिलना ही चाहिए। हर एक के जो कमर्शियल गाले हैं उनको वो मिलना ही चाहिए। कुंभारवाड़ा हो, कोलीवाड़ा हो, फिर चर्मोद्योग हो,
MSMEs बहुत सारे हैं, उनको अपने अधिकार और उनकी अपनी जगह मिलनी ही चाहिए। हर एक का रिहेबिलिटेशन धारावी में ही हो, ये हमारी मांग है। बाकी अगर किसी को दुनिया में सबसे अमीर बनना है तो बन जाए, लेकिन कुछ चीज़ें जो नॉन नेगोशिएबल है वो हर वक्त रहेगी। अच्छा, तो चाहे कुछ भी हो, अगर आप PMC में आते हैं तो आप कह रहे हैं कि धारावी का जो मुद्दा है वो फिर से, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने ये बिल्कुल इलेक्शंस के समय भी कहा था। बिल्कुल, और सोहित हम अपने मैनिफेस्टो को इसलिए वचननामा कहते हैं। और सबसे पहला पॉइंट ही है मुंबईची जमीन मुंबईकरांच्या घरांसाठी। यस, हम वचन कहते हैं, वचननामा कहते हैं, और यही हम मानते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वचन को हम पूरा करेंगे जी। अब आते हैं मुंबई के मुद्दे पर। इसमें से अभी तक जो बात की उसमें कई सारे मुद्दे मैन्युफैक्चर्ड भी थे, लेकिन उस पर बात करने की ज़रूरत थी। जब हम नगर निकाय चुनाव की बात करते हैं, अभी हाल ही में जो एक नया कोस्टल रोड बनने वाला है उसके लिए 45,000 से ज़्यादा मैंग्रोव्स काटने की बात की जा रही है। 2017 में हमने देखा था, 18 की बात है, आरे में से पेड़ों को काटने की बात की जा रही थी और काटे गए। उसका असर अभी हम देख रहे हैं कि हमारी AQI कैसी हो चुकी है। आरे जहाँ पर कभी फ्लड्स नहीं होता था वहाँ पर फ्लड्स आने लग गया है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 45,000 मैंग्रोव्स काटे जाएंगे। और आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस पे, जहाँ पर कोर्ट ने ये कहा है कि मैंग्रोव्स एक्ट एज ए नेचुरल बफर अगेंस्ट फ्लडिंग, कांट डिस्ट्रॉय, और साथ में वो दे भी रहे हैं एक परमिशन 45,000 मैंग्रोव्स काटने की। इस मुद्दे को या फिर दूसरे मुद्दों को आप किस तरह से देखते हैं? एक, एनवायरनमेंट पे क्योंकि आप लगातार बोलते रहते हैं, और दूसरा, क्या आप इन्हें बचाने का रिस्क लेना चाहेंगे? क्योंकि जब आपने आरे की बात की थी तो आपको एंटी डेवलपमेंट बोल दिया गया था, फिर बाद में अभी तो इन्होंने एक नया लॉ ही ला दिया है, अर्बन नक्सल के का टैग वो किसको भी लगाकर अंदर डाल सकते हैं। तो इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? एनवायरनमेंट का मुद्दा इंपॉर्टेंट है या फिर इस पूरे इलेक्शन को हिंदू, मुस्लिम, मराठी, नॉन मराठी इसमें लड़ा जाए? मेरे लिए मुंबई का मुद्दा हो, पूना का मुद्दा हो, नासिक का मुद्दा हो, ठाणा का मुद्दा हो, मेरे लिए बेसिक जो सिविक कम्युनिटीज़ है वही मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं। मैं ये मानता हूँ कि हमारी जो उम्र के लोग हैं, हमारी सोच के जो लोग हैं, या हम यही मानते हैं कि चलो हम शहरों में रहते हैं, हमें क्या मिलने वाला है। और एक आपको बता दूं कि शहरों पे बहुत सारी रूरल इकोनॉमी भी डिपेंड करती है। तो महाराष्ट्र को अगर आगे जाना है तो लगभग 50% महाराष्ट्र आज अर्बन है। कोई भी एक शहर आपको अर्बन असल में लगता है जो एम्यूनिटीज़ दिए है, जो यूटिलिटीज़ है, या जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मुंबई में अगर आपको एम्बुलेंस बुलानी हो, 108 की एम्बुलेंस चलती है क्या? राज्य सरकार की जो सेवाएं नहीं चलती है। तो हमने यही प्रॉमिस किया कि हम एम्बुलेंस लाएंगे, बाइक एम्बुलेंस हो या एडवांस लाइफ सपोर्ट हो, बेसिक लाइफ सपोर्ट हो, ये तो लाएंगे। जैसे बच्चों के लिए हम डे केयर सेंटर लाना चाहते हैं, वैसे ही पेट्स के लिए डे केयर सेंटर लाना चाहते हैं। तो ये सारी बातें हैं ही। और जो आपने कही मैंग्रोव्स की बात, शायद हमारा ऐसी एक सरकार है, हमारी सरकार ऐसी थी 2019 से लेकर 22 तक कि 11 महीनों में 15,000 हेक्टेयर मैंग्रोव प्रोटेक्शन हमने करवाया था। 18 से ज़्यादा कंजर्वेशन रिजर्व्स हमने डिक्लेयर किए थे। प्रॉब्लम महाराष्ट्र के 3 रामसर साइट्स अभी तक ओनली है, हमने डिक्लेयर करवाए थे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के साथ टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स को हमने करवाए थे। मरकी मंगली माइंस को जब अभी कल उन्होंने अप्रूवल दिया है, टाइगर कॉरिडोर में है, वो हमने बंद किया था। घोड़ाझरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाजू में एक कल माइन खोलने की उन्होंने इजाज़त दी है, वो हमने रोकी थी। अरावली के साथ देखो क्या कर रहे हैं। मैं दिल से अभिनंदन करता हूँ राजस्थान के सारे लोगों का, फिर वो किसान हो, महिला हो, युवा हो, सारे लोगों का, कि अरावली के लिए जैसे वो रास्तों पे आए, ट्रैक्टर्स लेके आए, सब छोड़ के अरावली के लिए वो आके रास्तों पे बैठे। जब तक ऐसे हम सब आते नहीं है, ये भाजपा की आंखें नहीं खुलेगी। पूना में खुली थी, पूना में वेताल टिकड़ी के लिए सारे लोग रास्ते पे आए थे। तो नागपुर में अजनी वन है, नासिक में तपोवन है, तपश्चर्या का वन कौन तोड़ेगा? जहाँ प्रभु श्री राम के पवित्र तपश्चर्या हुई है, जहाँ उनका वनवास में वहाँ थे कुछ दिनों के लिए, सिर्फ रावण की वृत्ति का आदमी ये तपोवन तोड़ सकता है। ये तो भाजपा में ही है रावण की वृत्ति। तो मुंबई में हो तो संजय गांधी नेशनल पार्क अभी वो मास्टर प्लान बना रहे, क्यों? क्योंकि मंत्रियों के बंगले जो येऊर में, और देखिए कौन कौन से मंत्री के बंगले हैं वहाँ, उनको रेगुलराइज करना चाहते हैं। और फिर ये सब काटने के बाद बोलते हैं अरे लेपर्ड्स तो हमारे घर में आ रहे हैं। ये गैसलाइट करते हैं हमारे लोगों को, ये कहते हैं कि देखो लेपर्ड्स आपके घरों में आ रहे हैं, अभी लेपर्ड्स को मारना पड़ेगा। यानी भाजपा का प्लान यही है कि पूरा पर्यावरण नष्ट कर दो। अभी ये जो मैंग्रोव्स की भी जो बात रही है, ये आसान बात है कि थोड़ा अगर आप इसकी डिज़ाइन आगे पीछे करो, स्पैन बढ़ाओ, तो हज़ारों मैंग्रोव्स बच सकते हैं। ऑल्टरनेट्स भी हो सकते हैं, टनल है कि उसमें ऑल्टरनेट, जैसे हमने गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड करते वक्त आपने किया था, हमने किया था। कोई और? अरे मजाक की बात तो ये है कि जहां मैंने भूमि पूजन किया था, काम शुरू हुआ था, सरकार गिरने के बाद इन्होंने PM साहब को लाया और वहीं दूसरा भूमि पूजन किया जब काम चल रहा था।
इसलिए मैंने पूछा, आपने किया था पक्का? अभी तो ऐसे लग रहा है कि हमारा नामकरण भी शायद उन्होंने किया होगा। तो हाँ, लेकिन आप कुछ कह रहे थे JBLR। तो GMLR जो हम करने जा रहे थे, ये नेशनल पार्क के वहीं से जा रहा है, लेकिन पूरा का पूरा अंडरग्राउंड है, एक भी पेड़ को हाथ नहीं लगा रहा है। अभी आपको एक उदाहरण देता हूँ सोहित, हमारे एक मैनिफेस्टो प्रॉमिस हम पूरा कर नहीं पा रहे थे और हमने किया भी नहीं, क्योंकि गारगाई डैम, ये जो अभी उन्होंने शुरू किया कि गारगाई डैम बनाएंगे, गारगाई डैम बनाएंगे, उसकी असल बात यह है, सच्चाई ये है कि गारगाई डैम, ये 2002 से बातें चल रही है, गारगाई और पिंजाल नदी को इंटरलिंक करना पड़ेगा। तो पहले तो उसमें काम है, हज़ारों करोड़ का काम है, उसमें एस्केलेशन होगा, ये पैसा निकालेंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स पैसा निकालेंगे। दो नदियों को इंटरलिंक करने की बात सिर्फ आसान नहीं होती, उनका जो कंपोजिशन होता है पानी का वो अलग अलग होता है हर एक नदी का, तो वो लाने की बात होती है। उसके बाद उस नदी को एक करके तानसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लाकर डैम का कैचमेंट एरिया बनाने के लिए, डैम का एरिया बनाने के लिए लगभग 6 लाख पेड़ काटने पड़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो वहाँ का एक अलग डिफॉरेस्टेशन और वहाँ का जो आपका सिविल वर्क होगा उसका काम होगा, यानी यहीं पे लगभग आप 1 लाख करोड़ खर्चा कर रहे हो। उसके बाद डैम बनाने की बात जो होती है, तो डैम हमने जो बनाया था, जो 3 डैम्स बनाए हमारे शासनकाल में, उसका एक आखिरी जो डैम था वो हिंदू रेल सम्राट बाळासाहेब ठाकरे मिडिल वैतरणा डैम, दुनिया का 9th फास्टेस्ट डैम हमने बनाया था। लेकिन आपको पता है जो डैम बनाने में और एस्केलेशन करने वाले सो एक्सपर्ट है, वो तो फडणवीस साहब के बाजू में बैठते हैं अभी आज। तो फिर 6 लाख पेड़ काटने के बाद वो जो डैम बनाने की बात है, 70-80 हज़ार करोड़ तो उस पर खर्चा होगा एस्केलेशन के बाद, और वहाँ से आप पानी पूरा पाइपलाइन डाल के मुंबई लाओगे, तो ये सब होने के बाद कितना पानी मिल रहा है आपको? सिर्फ 400 मिलियन लीटर प्रतिदिन। अच्छा। और जो हम काम शुरू कर रहे थे, क्योंकि हमने ये बैक बर्नर पे रखा, क्योंकि ये सब नुकसान करके पैसा उड़ा के कोई मतलब नहीं था, हम डिसैलिनेशन का प्लांट ला रहे थे। डिसैलिनेशन के प्लांट में हमने जगह आइडेंटिफाई की थी, एक भी पेड़ काटने की जरूरत नहीं थी, जगह फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई थी, अपनी ही रेवेन्यू की लैंड स्टेट गवर्नमेंट की थी, BMC को हैंड ओवर कर दी थी। 2 साल में काम पूरा होता था। 400 MLD पर 400 मिलियन लीटर्स पर दिन ये आपको मिल जाते थे डिसैलिनेशन, यानी समुद्र का पानी मीठा करके और पीने जैसे करने के बाद। और एक और मिल जाती थी चीज़ आपको, वो थी बिजली। और एक्सपेंशन में बिजली और भी मिल जाती, बढ़ जाती, लेकिन पानी भी 600 मिलियन लीटर्स प्रतिदिन मिल जाते। तो क्यों बंद करवाया? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं मिल रहा, क्योंकि कम पैसा मिलेगा, इसमें एस्केलेशन नहीं हो पाएगा, तो काम बंद करवाया। यही सोच का अंतर है भाजपा और हम में। मैं देखता हूँ कभी भी ऐसे शहर के मुद्दे आते हैं, पर्यावरण के मुद्दे आते हैं, तो आप खुलकर दिल बात से बात करते हैं और दिल मेरा से शहर है जी। और ये जो आज बैठे हैं शासन में, हाँ। कोई भी शहर से प्यार नहीं करता है, ना मुंबई से करता है, ना पूना से करता है, ना नासिक से करता है, ना नागपुर से कहता है, ये लूटने बैठे हैं। जिस दिन अपने शहरों में जैसे आज स्थिति खराब हुई है, आप देखो हर एक को सर्दी खांसी सब है, जुकाम है, एक दूसरे से इनको लवेरिया हुआ है, लेकिन अपने को सर्दी खांसी है। तो यही बात है कि जिस दिन ये बढ़ जाएगा, ये अपने अपने शहर छोड़ के भाग जाएंगे। इन्होंने कमा लिया जो कमाना था, हम रह जाएंगे इस शहर में। लेकिन जो मुद्दे आप उठा रहे हैं या जितने गंभीरता से आप इस मुद्दे को समझा रहे हैं, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ एज अ पॉलिटिशियन ऑल्सो, क्या वोटर्स ये बातें समझता है? क्योंकि हम देख रहे हैं अब जैसा हो रहा है, इन्होंने करप्शन किया, फलाना ने करप्शन किया, ठाकरे ने 25 साल, मैंने परसों एक वीडियो भी डाला कि अगर 25 साल किया तो 20 साल कौन साथ में था, 2022 तक कौन दूसरी था? बात यह है कि करप्शन कहाँ होता है? जहाँ पैसों की तिजोरी खाली होती है। हमने जो काम किया है, जो आर्थिक नियोजन किया है, वो 600 करोड़ के डेफिसिट से लेके 92,000 करोड़ के सरप्लस में लेके गए। अगर पैसे निकालते थे हम तो सरप्लस में नहीं जाते थे। इन्होंने पूरी तिजोरी खाली करके दी है, इन्होंने करप्शन किया। और जो हम करप्शन कहते हैं, देखो अगर हमने करप्शन किया होता ना तो हम भाजपा में जाते और अच्छे अच्छे मंत्री पद पे बैठ जाते थे, क्योंकि सारे भ्रष्ट मंत्री इनके अच्छे पोस्ट पे हैं। जो बेचारे संघ के कार्यकर्ता है, भाजपा के कार्यकर्ता है, दिन रात मेहनत करते हैं, हिंदुत्व का विचार करते हैं, वो फिर बाद में देखते हैं कि कोई भ्रष्ट आदमी आता है, मंत्री बन जाता है, MIM के साथ अलायंस हो जाती है, कांग्रेस के साथ अलायंस हो जाती है, और ये कार्यकर्ता वहीं के वहीं पीढ़ी पीढ़ी ऐसे ही चलती रहती है। कोई तो बेचारे अनमैरिड भी है। तो यही बात है ना। तो आज अगर आप देखें तो मैं जो बातें करता हूँ भ्रष्टाचार की, और जो मैं सिर्फ आरोप नहीं, सारे के सारे दस्तावेज लाता हूँ, सारे प्रूफ लाता हूँ, कहता हूँ कि ये 1 2 3 है, बताइए। जवाब नहीं आता सामने से, भाग जाते हैं। तो ये मुद्दे लोगों तक पहुंचते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये गंभीरता से जो आप मुद्दों को रख रहे हैं, अलग अलग जगह पे आपके पोस्टर्स लगाए गए हैं, बैनर लगाए गए हैं, डू यू थिंक दैट एट दिस एज एंड एट दिस टाइम व्हेन फेक न्यूज़ बहुत तेज़ी से फैलता है,
ये मुद्दे पहुंच रहे हैं? आपको लग रहा है कि लोग समझ पा रहे हैं क्या है क्या नहीं? कलयुग है, लेकिन हर कोई वैसे ही बहता जाए तो चलेगा नहीं ना, कभी सतयुग नहीं आएगा। मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी जो असेंबली के इलेक्शंस आए या उसके रिजल्ट आए या फिर उसके बाद अब जो नगर परिषद और तमाम नतीजे आए, उसमें हमने देखा कि जो ऑपोजिशन है वो पीछे रह गया और कई जगहों पर तो बीजेपी वर्सेस एकनाथ शिंदे, अजित पवार वर्सेस ये, तो आपका जो ऑपोजिशन का स्पेस है वो भी वो कहीं ना कहीं खाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या ऑपोजिशन फिर से आएगा? किसका हो रहा है? लोगों का हुआ, ये बात तो हम मान रहे हैं। और सोचिए यही बात है कि मैं यही बार बार दोहराता हूँ, बिकॉज मैंने जब आरे का भी मुद्दा तब लिया था या पोल्यूशन का मुद्दा मैं पिछले 5-6 साल से लेते आया हूँ, मंत्री था तब काम भी कर रहा था। काफ़ी लोगों को लगा था, काफ़ी मेरे जो जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैं उन्होंने तब फ़ोन किया था, कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से, कि यार आदित्य तुम कौन से विषय को छेड़ रहे हो, ये विषय नहीं है आजकल, ये पॉलिटिकल विषय नहीं चलेगा। आज शायद एक बहुत संख्या में जिसको आज सर्दी खांसी प्रदूषण का जो आप देख रहे दुष्परिणाम देख रहे हैं, उनमें ये विषय हो सकता है, क्या मैं उम्मीद करता हूँ विषय है। लेकिन ये आज पॉलिटिकल विषय नहीं है या पॉपुलर विषय नहीं है, इसलिए मैं ये विषय छोड़ दूँ तो नुकसान ये मेरे शहर का होगा, नुकसान अपनी जनता का होगा, नुकसान मेरा, अगर मैं स्वार्थी बनूँ तो मैं इस शहर में रहता हूँ, मेरा होगा। मैं उस भूमिका का नहीं हूँ कि मैं कुछ नकाब पहन के कि पॉलिटिकल आज ये चल रहा है, आज ये उठाऊँ, आज वो चल रहा है वो उठाऊँ, ये मैं नहीं कर सकता। मैं ऐसे ही हूँ। मैंने जो वचन दिए हैं कि बीएसटी को मैं फिर एक बार 5, 10, 15 और 20 रुपए के फ्लैट फेयर पे लाऊंगा, उसी पे मैं लाऊंगा। नहीं पसंद है, नहीं वोटिंग हुई, नुकसान सबका है, हम सबका है। बीएसटी 10,000 बसेस तक लेके जाना है। आज वेटिंग लाइन्स अगर आप देखें तो 40-40 मिनट है, ठीक है। उसमें अगर आप उस लाइन में घर नहीं जा पा रहे हो, आप बच्चे घर पे है, अकेले है, फैमिली अकेले है, लेकिन मैं हिंदुत्व या बांग्लादेशी के खिलाफ वोटिंग करने वाला हूँ, करिए वोट, नुकसान आपका है, नुकसान मेरा है। 100 यूनिट तक बिजली में मुफ्त देने वाला हूँ, ये मैंने वचन किया है बीएसटी से, और ईस्टर्न और वेस्टर्न सबर्ब्स में भी बीएसटी का व्हीलिंग करूंगा इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन बांग्लादेशी रोहिंग्या का ही विषय जो एग्जिस्टेंट है ही नहीं, लेकिन व्हाट्सएप पे आ गया, करने वाले वोट कीजिए वहाँ। पेट केयर सेंटर्स, चाइल्ड डे केयर सेंटर्स, कैंसर हॉस्पिटल 9, टोटल 9 यानी 5 और मेडिकल कॉलेजेस मुंबई में महानगर पालिका के, जूनियर कॉलेज बीएमसी का खुद का। ये पसंद हो सकती है, बातें अच्छी है, मशाल पे वोट होगा, इंजन पे वोट होगा, तुतारी पे वोट होगा, लेकिन जो इमेजिनरी एक विरोधी बना के रखा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है वहाँ ना मोदी जी कुछ बोल रहे हैं ना बीजेपी कुछ बोल रही है। शेख हसीना को तो हमारे देश में ही लाके रखा है। क्रिकेट खेल रहे थे पिछले साल तो, और शोएब अख्तर के साथ और शाहिद अफरीदी के साथ पार्टी करते थे। अगर वही इमेजिनरी विषयों पे आपको वोटिंग करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ मैं ऐसा हूँ। मेरे जो वचन है वो मैं वचन पालते आया हूँ, क्योंकि मेरा मैनिफेस्टो वचननामा है, जाहिरनामा नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ अच्छे दिन आएंगे, ये रुपए को मैं डॉलर के साथ 1 पे 1 करूंगा या 2022 तक सबको घर मिलेंगे। आज 2026 आया है। अगर मैं जो कह रहा हूँ कि बीएमसी की जो हमारे जो एस्टेट प्रॉपर्टीज़ है, वहाँ मैं पुलिस कर्मचारी हो, शासकीय कर्मचारी हो, बीएसटी, बीएमसी और गिरनी कामगार के जो परिवार है उनको अपने हक के घर देने वाला हूँ, अफोर्डेबल हाउसेस देने वाला हूँ। पसंद है तो वोटिंग होगी, लेकिन सिर्फ ये मुद्दा नहीं बन सकता चुनाव का, इसलिए मैं नकाब पहनूँ, ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारे रगों में नहीं है। दैट्स अ वेरी ऑनेस्ट आंसर आदित्य, आई मस्ट अप्रिशिएट यू, क्योंकि अब चल रहा है यहाँ पर यह, और ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि आपने इतने ऑनेस्टी से आंसर भी दिया है, तो इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पर जो एक वो दिन में बहुत फनी भी कमेंट था कि अमित साटम और उनके नेता लोग कह रहे थे कि हम मुंबई का न्यूयॉर्क होने नहीं देंगे। जोरान ममदानी की बात वो कर रहे थे, लंदन की बात कर, मुझे लगता है कि मुंबई, लंदन या न्यूयॉर्क होता है तो उसमें कोई गलत नहीं है। यहाँ पर सवाल ये है कि शुरू इससे हुआ कि मराठी मानुस मेयर बनेगा, ठीक है, भूमिपुत्र है वो बनना चाहिए, फिर इसमें आ गया कि हिंदू मराठी मानुस मेयर बनेगा। मुस्लिम्स कहाँ पर आते हैं? क्या मुसलमान? क्योंकि ऐसा तो नहीं है, इतिहास को अगर हम देखें तो हमारे माइनॉरिटी मेयर्स शुरुआत के ही रह चुके हैं और शहर को कोई नुकसान नहीं हुआ। इतना मुस्लिम को एक तरीके से विलनाइज करना, या मुस्लिम मेयर नहीं होगा, या मुसलमानों का वोट उन्हें मिलता है, कभी उन्हें हरा सांप कह देना और ये खुलकर कहना जिहादी कह देना, इस तरह की पॉलिटिक्स को किस तरह से आप देखते हैं एंड व्हाट इज़ योर स्टैंड अबाउट दिस? सो देखो, ये 2 बातें इसमें बहुत अहम हैं। पहले तो एक सिटी के पॉलिटिकल यूनिट के प्रेसिडेंट ने एक देश पे हमला बोल देना, यानी अगर ममदानी की बात हो या सदीक खान की बात हो, वो सिर्फ ममदानी और सदीक खान नहीं है, वो लंदन के और न्यूयॉर्क के मेयर हैं। लंदन और न्यूयॉर्क ये
अमेरिका हो या यूके हो, इनके बड़े देशों के बड़े शहर है। ये आप बात कर रहे हो अमेरिका के बारे में और गाली दे रहे हो अमेरिका को और अमेरिकन वोटर्स को, और आप गाली दे रहे हो यूके और यूके के वोटर्स को। अगर इतना ही था तो बीच में अभी केयर स्टारमर आके गए, आपने होर्डिंग्स देखे होंगे, उन्हीं के पार्टी के तो सदीक खान है। तो क्यों नहीं आपकी हिम्मत हुई बताने को कि आपने क्यों ऐसे मेयर वेयर किया? तब तो आप होर्डिंग लगा रहे थे। तो एक तरफ आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहते हो, दूसरी तरफ आप चाहते हो कि टैरिफ कम हो जाए, और अमेरिका को आप गाली दो, आप यूके को गाली दो। ये कैसे चलता है? ये कौन से इंटरनेशनल रिलेशन है? एक बार तो आप ट्रम्प साहब की और पुतिन साहब की भी पूजा कर रहे थे, आरती करते हैं अंधभक्त। तो ये जो दोगलापन है ना, वो कहीं ना कहीं अंधभक्त दूर करे तो ठीक होगा, अपने देश के लिए भी ये प्रैक्टिकली देश के लिए अच्छा होगा। क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी में जो थोड़ी लड़खड़ाहट होती है, वो ऐसे ये जो एलिमेंट्स होते हैं, रोग एलिमेंट्स और चाटम वगैरह करके, वो चिल्लर लोग ऐसे बहुत तकलीफें निर्माण करते हैं। दूसरी बात ये है कि भाजपा और मुस्लिम, अगर आप ये बात देखें तो आज भाजपा ने मुसलमानों को और खास करके हिंदुस्तानी मुसलमानों को एक टारगेट बना के रखा है। हमारी भूमिका स्पष्ट रही है, हम हर एक को अपना नागरिक करके मानते हैं, ना किसी के इधर टैग लिखा होता है, बराबर है। आज भाजपा कहता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और इसलिए यहीं के अपने देश में के हिंदुस्तानी मुस्लिमों को कहीं पीटते हैं, किसी को जलाने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश पे क्यों नहीं आप बोलते कुछ? हिम्मत नहीं होती आपकी बांग्लादेश के बारे में बात करने की? बांग्लादेश को पिछले साल क्रिकेट खेलने के लिए बायलैटरल सीरीज में किसने बुलाया था? बांग्लादेश को 50,000 टन राइस चावल किसने भेजा था? पाकिस्तान की अगर बात करें, वापस पाकिस्तान पे गुस्सा है लेकिन पीटेंगे इंडियन मुस्लिम को, लेकिन पाकिस्तान जाके नवाज शरीफ का केक काटेंगे। पाकिस्तान में अगर आप जाएं तो वहाँ जिन्ना के कब्र पे जाके माथा टेक के कौन आया था? बीजेपी के अध्यक्ष माथा टेक के आए थे। यही बात है। फिर अगर आप बात करें अरब देशों की या मिडिल ईस्ट के देशों की, यहाँ इंडियन मुस्लिम्स के प्रति भाजपा के मन में घृणा है, लेकिन जो अमीर अरब देशों के मुस्लिम्स हैं उनको जाके हक करते हैं, उन्हीं से लेके पैसा आता है, अदानी ग्रुप में आता है, उनके सारे दोस्तों के कंपनीज में आता है। तो ये कौन सी बात है? यानी जो यहाँ है, जो अपने देश के प्रति प्यार करते हैं, जो अपने देश के हैं, इसी भूमि के हैं, इसी मिट्टी के हैं, उनसे घृणा, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से प्यार, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को अपने देश में लेके आप आश्रय दे रहे हो। ठीक है, वो एक इंटरनेशनल बात हुई, लेकिन अभी बात क्यों नहीं कर रहे हो? अरब देशों के साथ प्यार, और वो होना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं भूमिका में एक स्पष्टीकरण तो लाओ। एक तरफ आप और एमआईएम ए टीम बी टीम करके काम करते हो। अभी आकोट में कौन एमआईएम के साथ गया है? तो भाजपा गई है। कश्मीर में पीडीपी के साथ पहले कौन गया था सरकार बनाने के लिए? भाजपा गई है। तो वो गाना था ना सलमान खान का कि मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, तो यही गाना चलाना चाहिए। लेकिन अच्छा, एक तरफ ये होता है, दूसरी तरफ जिस दिन प्रधानमंत्री महोदय खुद चर्च में जाते हैं क्रिसमस के दिन, तभी इनके जो बाकी के भक्त है वो जाके क्रिसमस कैरल्स अपने खुद के घर में जो गा रहे हैं वही करते। तो बात यही रहती है ना कि मुंबई एक शहर ऐसा है जहाँ खुद की आइडेंटिटी मेरिट बेस्ड है, खुद की आइडेंटिटी मुंबई कर करके है। और महाराष्ट्र में भी ये कल्चर कभी नहीं था। जितने आप आज दरारें देखते हो जाति में, समाज में, ये धर्म में, कभी भी ऐसे महाराष्ट्र नहीं था। ये भाजपा की संस्कृति महाराष्ट्र में ला रहे हैं। अब इसमें मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि फिर से मैं मुंबई पर आऊँगा। हम क्रिसमस में, मैं, मेरे दोस्त, हम जाते हैं बांद्रा में, हम वहाँ पर एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। अरे प्रधानमंत्री भी तो जाते हैं। वो कहीं जाते हैं वो तस्वीर के लिए, लेकिन एज अ मुंबईकर हम जाते हैं बांद्रा में, खाते हैं, माउंट मैरी चर्च के यहाँ पर जाते हैं, हम जे फ्लाईओवर के नीचे हर बार हम देखते हैं ईद में बहुत भीड़ होती है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे शहर में कम से कम इस तरह की तोड़फोड़ भविष्य में हो जिस तरह से अब हो रही है। लेकिन जब आप बात करते हैं हिंदुत्व का, आपकी पार्टी हिंदुत्व की बात हमेशा से करते ही है, अब भी कर रही है, उसमें माइनॉरिटी कहाँ पर आती है? जब शिवसेना यूबीटी हिंदुत्व की बात करती है तो क्या उसमें दूसरे माइनॉरिटीज़ इंक्लूसिव हैं? बिल्कुल है। हमारा हिंदुत्व, हमने कहा है कि हमारा हिंदुत्व है दिल में राम और हाथ को काम, और यही तो हमारा हिंदुत्व है। और यही अगर आप बात देखें तो हम अयोध्या भी जाके आए, जब हमारी सरकार कांग्रेस के साथ बनी थी, कांग्रेस के भी 2-3 विधायक हमारे साथ आए थे। वैसे ही अगर आप देखें, जो ये मजहबी रंजिशें तैयार करना चाहते थे कोविड के समय में कि ये जमात अभी आई है, ये खोल दो, ये मंदिर खोल दो, मस्जिद को ऐसे करो, हमने कभी भी ये करने नहीं दिया, क्योंकि हम चाहते थे कि हर एक की जान बचे, और वो हमने बचाई। हमारा धर्म यही है और यही हम करना चाहते। और हिंदुत्व की ही बात करें तो जिस
कारण से भाजपा हमें बदनाम करना चाहता था, पालघर साधु हत्याकांड। जी। आपको याद होगा कि जिस रात वो हुआ उसी सुबह पूरे गांव को अरेस्ट किया गया था। उसमें भी गांव का सरपंच भाजपा का ही था और जो प्राइम अक्यूज है उसमें हम पे भाजपा सब गाली देते थे कि हिंदुत्व विरोधी है, साधु हत्याकांड में ये है वो है। प्राइम अक्यूज को भाजपा ने अपने पार्टी में लिया। क्यों? क्योंकि चुनाव आ रहे थे। जब हंगामा हुआ, विरोधी पक्ष ने ये बात को उठाया, मीडिया ने उठाया, उसके बाद भाजपा ने उस निर्णय को स्थगिति दी। यानी आपको पता था कि वो प्राइम अक्यूज है, अगर है तो क्यों लिया, और अगर वो गिल्टी नहीं है तो क्यों सस्पेंशन दिया उस निर्णय को। जी, ये महत्वपूर्ण बातें हैं और मैं उम्मीद और करता अगर हूं आप देखें तो हमारे जो विधायक है, जैसे बहुत सारे लोग, अगर पहले शाबिर शेख जी थे या अभी हारून खान जो हमारे विधायक हैं, द विलन हारून खान को हाँ, बीजेपी शायद ने विलन बना अच्छा, दिया। ये तो कब से शिवसैनिक है। जी। हमने पार्टी में कभी भी जाति से या धर्म से या भाषा से या प्रांत से कभी भी टिकट नहीं पाते। हाँ। जो दिए हमने टिकट, कभी कभी कास्ट इक्वेशन के खिलाफ जाके दिए, क्योंकि हम इंसान जानते हैं, इंसानियत जानते हैं और उनके काम जानते हैं। आज भी अगर आप मुझसे पूछे किसी सरनेम से कोई जाति को क्लासिफाई, मुझे पता ही नहीं चलेगा। शायद हम राजनीति में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि हमें जाति की राजनीति नहीं आती है। जी। समाज की जो राजनीति नहीं आती। जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, जब काम करेगी वो आगे बढ़ेगी। ये इस पे मैं आपसे पूछना चाहता था एज अ यंगस्टर ऑल्सो। जैसे आपने कहा कि अभी हमने धर्म की बात की और माइनॉरिटी की बात की। अब जैसे मेरा सरनेम मिश्रा है, मैं अगर मुंबई पर कुछ कहता हूँ बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं, उन्हें नहीं पता कि मेरा जन्म यहाँ हुआ है, मैं मराठी बोल लेता हूँ, सारी चीज़ें। आदित्य ठाकरे के लिए जब वो मराठी मानुस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उस मराठी मानुस में कौन आते हैं? क्योंकि अगर सरनेम वाइज देखें तो फडणवीस भी मराठी है, पवार भी मराठी है, शिंदे भी मराठी है, मिश्रा मैं हूँ, मैं यहाँ पे पैदा हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद गुजराती होंगे, तमिल होंगे, तेलुगु शिंदे होंगे। मराठी है और अर्थात है ही, लेकिन मिंदे ये महाराष्ट्र द्रोही है। और मिंदे सिर्फ एक आदमी है और उसकी टोली है, वो महाराष्ट्र द्रोही है। बीजेपी महाराष्ट्र द्रोही है। वो कौन सी भी भाषा के हो, कौन से भी धर्म के हो, कौन से भी जात के हो, मेरे राज्य के खिलाफ है। आपने मेरे राज्य का नुकसान किया, मेरे राज्य में सोशल फैब्रिक फाड़ा है आपने, मेरे राज्य में आपने धर्म में और जाति में जो भी दरिया निर्माण कर दी है आपने, मेरे राज्य में किसानों की आत्महत्या होते हुए भी कर्जा माफी नहीं की है आपने, मेरे राज्य में आप देखो महिलाओं के जो रेप हो रहे हैं या पूना में जो गैंग वॉर्स हो रहे हैं वो रोकने की कोशिश नहीं करे, बल्कि उनको आप टिकट दे रहे हो। ये आप महाराष्ट्र द्रोही हो। बाकी अर्थात मराठी मानुस तो है ही, लेकिन जैसे आपकी पहले की पीढ़ी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुद्ध मराठी बोलते हैं। जैसे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में वर्ली में तमिल बहुत सारे लोग हैं, तेलुगु लोग हैं। अगर आप मराठवाड़ा जाए, उत्तर महाराष्ट्र में जाए, बहुत सारे ऐसे जैन लोग हैं जो हमसे भी अच्छी मराठी बोल लेते हैं। जी है, मराठी है ना। हाँ, तो उन्हें भी आप कोंकण में बहुत सारे मुस्लिम हैं जो मराठी अच्छे बोल लेते हैं। जी जी, ये महत्वपूर्ण है ताकि लोगों को पता चले कि जब आप मराठी मानुस की बात कर रहे हैं तो कौन है। ये मुंबई द्रोही और महाराष्ट्र द्रोही जो भाजपा की विचारधारा आगे लेके जाना चाहते हैं कि आप सिर्फ ये वेज खा सकते हो या सिर्फ ये खा सकते हो, सिर्फ ये पहन सकते हो, इधर जाओ मत जाओ। ये क्यों बेडरूम में घुस रहे हो, क्यों रूम में घुस रहे हो, क्यों डाइनिंग टेबल पे घुस रहे हो? सबको जीने दो, खुशी से रहो। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुंबई इसी तरह से रहे जिस तरह से आप कह रहे हैं, जियो और जीने दो की बात करें। आदित्य, बीच में क्योंकि 2022 में आप लोगों का कार्यकाल बीएमसी में खत्म हो गया था, इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर थी कि जो फंड्स थे बीएमसी के 99% जो फंड्स हैं वो जो सत्ता में या उनके साथ वाले जो पार्टी हैं उन्हें दिया गया था। ऐसे में एज अ रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन सीएजी तो सोए हुए हैं। सीएजी सोए हुए हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता कि जनता भी कितना इसे फर्क पड़ता है या नहीं। एज अ रिप्रेजेंटेटिव, एज अ पॉलिटिशियन, एज समवन हु हैज सीन योर ग्रैंडफादर, हैज सीन योर फादर, आप खुद ये कर रहे हैं, कितना फ़र्क पड़ता है जब फंड्स नहीं मिलता है? क्योंकि जब लोग आपके पास आएंगे, काम के लिए आएंगे और एक तरीके से देखेंगे कि अरे आपके पास फंड्स नहीं है लेकिन फलाना जगह पर ये हो रहा है, वहाँ पर वो हो रहा है, हाउ डज इट इम्पैक्ट? और इस तरह की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? सो जी, फंड्स की तो एक बात हुई, लेकिन दूसरी बात नैतिकता की है और तीसरी बात भ्रष्टाचार की है। फंड्स मिलना ना मिलना, लोग तो सच्चाई जानते हैं, क्योंकि मैं भी जब किसी के घर जाता हूँ, हमारे जो एमएलए डेवलपमेंट फंड्स होते हैं या एमपी लैड फंड्स होते हैं, वो सब हम करते रहते हैं, जितने मिलते हैं उतने कर पाते हैं। जो एक्सेसिव फंड्स, जो तिजोरी खाली करने की बात जो हो रही है, अगर आप देखें तो ये फंड्स के बारे में, अगर फंड्स दिए जाते और काम होता तो जनता उनको कहती चलो आपने काम तो किया। ये सारे के सारे फंड्स, मैं आज भी रेडी हूँ, लिस्ट लेके बैठा हूँ। रोड स्कैम 1, रोड स्कैम 2, स्ट्रीट फर्नीचर स्कैम हो, ब्यूटिफिकेशन स्कैम हो, वो गंदे लाइट्स जो डिस्को लाइट्स लगाए थे वो हो, ये कौन से वो बैरियर्स पेंटिंग के स्कैम्स हो, मेट्रो, ये जो अभी भी मेट्रो पूरी नहीं हुई लेकिन
170 करोड़ उसमें उड़ाए हैं रंगाने में जी। तो ये सारे जो फंड्स हैं अगर असल में जनता के भलाई के लिए खर्च होते तो वो दिख जाते थे। हमें टूटे हुए रास्ते, फूटे हुए फुटपाथ, टूटे हुए सपने नहीं दिखते मुंबई में। आज अगर फंड्स किसी के पास गए हैं तो कॉन्ट्रैक्टर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से इनके पॉकेट्स में गए। जो पैसा बांटा जा रहा है चुनाव में वो पाप का पैसा है, शाप का पैसा है और वो आपके घर में आ रहा है। ये आपने विचार करना जरूरी है। बाकी लोग तो जानते हैं कि फंड्स जहाँ जहाँ इस्तेमाल हुए हैं वो सब कॉन्ट्रैक्टर्स के खिस्से में गए। आप मुझे एक चीज़ दिखाओ जो इन्होंने बनाई। और नैतिकता की जो बात है ये तो पता है इनको लोकतंत्र में कोई विश्वास ही नहीं है तो ठीक चला रहे। 3 साल से आप सत्ता में नहीं लेकिन 25 साल क्योंकि आप सत्ता में थे। सॉरी और एक मुझे सवाल पूछना था क्योंकि आपके जो चैनल पे बहुत सारे देश भर में लोग देखते हैं, छुपे छुपे हुए उनके भी लोग देखते हैं। तो मैंने कल पढ़ा कि जैसे आज ये पाकिस्तान और बांग्लादेश को टारगेट कर रहे हैं तो होना ही चाहिए, देश के दुश्मन है ही, लेकिन पिछले साल तक बॉयकॉट चाइना चल रहा था। और कल मैंने पढ़ा है कि चाइनीज वर्कर्स के लिए ई वीज़ा जो दुनिया में किसी कंट्री के लिए नहीं है, क्विक ई वीज़ा, ये अपने देश ने शुरू किया है अदानी की कंपनी में आने के लिए। तो ये मामला क्या है? क्या अभी संघ इसे सपोर्ट करेगा कि विरोध करेगा? ये उनकी खासियत होती है कि जैसे कि आपने कहा ना कि मोदी जी चर्च में दिखाई देते हैं और वहाँ पर तोड़फोड़ किया जाता है और लोग कंफ्यूज रहे कि कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं। आदित्य जी, अभी आपने 3 साल से आप सत्ता में नहीं हैं, 25 साल से आप लोग ही सत्ता में थे। ये जो एक सवाल है जो लोगों का है कि सड़क पर खड्डे, भारी बारिश में पानी भरना और फुटपाथ और पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली की बात जो है वो आपने वापस से एक मैनिफेस्टो में की है, क्या ये वाकई हो सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं मशरूम की तरह हर जगह पे अब बिल्डिंग्स बनते जा रहे हैं। वो दिन मैं गिरीश कुबेर सर का एक इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा था कि जब वो बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि जो शहर है उसका एक नेचर होता है, एक तरीका होता है। आपने भी इसमें कैरेक्टर की बात की है और इसमें आपने कहा है मुंबईचं मुंबईपण अधोरेखित करण्यासाठी एस्थेटिक सेन्स पाळला जाईल। तो इसका मतलब क्या है? तर माझं मराठी मला येतं पण मराठीत बोलतो पण घरी कंप्लेंट करायला लागेल तुमचं। नहीं माझी ट्रेनिंग पण सुरू है घरी। लेकिन जब ये आप कहते हैं कि मुंबईपण की बात या मुंबई की बात या फिर ये फुटपाथ की बात, रोड्स की बात, क्या हम वाकई इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुंबई किसी दूसरे शहर से कम नहीं है। जब भी मैं बाहर भी कहीं पर देखता हूँ, कंपैरिजन करता हूँ, कई चीज़ों में हम पीछे रह जाते हैं। क्या हमें अच्छे फुटपाथ, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली रोड और बिना खड्डे वाले रास्ते के साथ साथ भारी बारिश में बिना बाढ़ वाले रास्ते इस शहर में मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। जो इंटरनेशनल लेवल की आपने बात की, तो पिछले 2-3 सालों में भाजपा ने तो इंटरनेशनल लेवल पे लेके ही गए हमें। जो चर्चेस पे परसों हमले हुए वो तो सारे दुनिया भर के पेपर्स में आए। जो प्रदूषण है हमारे सारे शहरों में, दुनिया का सबसे प्रदूषित देश हम हुए, ये सारे पेपर्स में आ रहा है। कई जगह ट्रैवल एडवाइजरीज भी आती है। तो ये चलो एक बात ये एक हुई फॉरेन पॉलिसी की वगैरह। लेकिन सोहित, अगर आपको कोई भी नेता बताए कि 1 साल में सारे गड्ढे बुझ जा सकते हैं या सारे गड्ढे भर जा सकते हैं, ये झूठ है। और मैं झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म देखता हूँ। मैं ऐसे राजनेता नहीं हूँ कि ये चुनाव जीत जाऊँ, 5 साल बाद आप कौन मैं कौन मुझे पता नहीं, ऐसे नहीं है। यहाँ मैं लॉन्ग टर्म के लिए आया हूँ और यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि कभी झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन आज भी हमारे 25 साल में जो कार्यकाल में रास्ते थे, जिस जुरिस्डिक्शन में रास्ते थे, क्योंकि मुंबई के रास्ते लगभग 16 एजेंसियों में बटे हुए जी। जैसे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हो, ईस्टर्न फ्रीवे हो, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे अब भी बीएमसी के पास हैंड ओवर किए गए। उसके पहले NHAI गडकरी साहब के पास थे, फिर बाद में MMRDA के पास थे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसका एक रोड मैप जो अपनी ट्रैफिक डेंसिटी है और काम जैसे हो सकते हैं, 43 यूटिलिटीज़ रास्तों के नीचे है, उसे बिल्कुल हम जो कर रहे थे वो अच्छे रोड्स और अच्छे फुटपाथ, ये हमारी प्रायोरिटी है। पेडेस्ट्रियन फर्स्ट और ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये भी प्रायोरिटी है। तो ये है। अगर आप बात करें वाटर लॉगिंग की, तो हिंद माता, गांधी मार्केट और मिलन सबवे तो हिस्टोरिक फ्लडिंग स्पॉट्स थे। उसे हमने फ्लड प्रूफ करके दिखाया था। लेकिन पिछले साल जहाँ पंप्स लगे थे, बारिश पंप भी चालू नहीं किए लोगों ने, कैसे चलेगा? यानी इतनी सी चीज़, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बना के आप पंप चालू नहीं कर सकते, तो क्यों आप सरकार में बैठे हो? आप देखो थाने में भी कोपरी ब्रिज अब भी एक्सपेंशन 6 महीने पहले हुआ है, उसका रिपेयर उन्होंने अभी शुरू किया। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे 20 साल से टिका हुआ था, खोद दिया। तो अटल सेतु तो ये सारी बात है ना, जहाँ जहाँ भाजपा ने या मिंदे ने हाथ लगाया है, एस्केलेशन तो हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर तो बदला है, लेकिन उसी के आगे जाके भी टिकाऊ नहीं, सिर्फ बिकाऊ काम हुआ है जी। अब 1-2 पॉलिटिकल सवाल हैं और 1-2 सिर्फ इंस्टाग्राम पर लोगों ने पूछा वो सवाल है, क्योंकि यहाँ पर तस्वीर में भी राज ठाकरे आपके साथ में नज़र आ रहे हैं, आपके पिता के साथ में बाला साहब ठाकरे की तस्वीर है।
किस तरह से ग्राउंड लेवल पर आप लोग का कोऑर्डिनेशन दिख रहा है? वो इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि जो अलायंस का जो अनाउंसमेंट था, साथ में भले ही आए थे लेकिन वो अभी हाल ही में हुआ है दिसंबर महीने में। तो ग्राउंड लेवल पर जब कोऑर्डिनेशन की बात आती है, राज ठाकरे की एक अलग स्टाइल है अगर काम करने की, उद्धव ठाकरे की एक अलग स्टाइल है। शायद वही एक रीज़न भी माना जाता है 2003 में जो कुछ हुआ या 2005 में जो कुछ हुआ उसके लिए। उसके बाद वो कोऑर्डिनेशन ग्राउंड लेवल पर किस तरह से हो पा रहा है? सो ये दो पार्टीज हैं, दो अलग अलग स्टाइल होना स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। जैसे हम और भाजपा थे, हम और कांग्रेस थे, तो ये तो 100% है। लेकिन फैमिली बॉन्डिंग आप देखें तो एक बहुत अलग जो एक वैक्यूम था वो भर चुका है, ऐसे लगने लगा है। अच्छा। एक अच्छा प्यार, जिसे हम कहते हैं कि फैमिली में जब कहते हैं तो सारी चीज़ें आती हैं, तो वो है। दूसरी बात होती है कि फैमिली एक साथ आना, नेता एक साथ आना, लेकिन कार्यकर्ता में जो मनोमिलन होना चाहिए वो 100% हुआ है। क्योंकि अच्छा। हम भी जब अभी सारे शाखाओं में जाते हैं, कभी उनकी दफ्तर होते हैं, कभी हमारे दफ्तर होते हैं, कार्यालय एक दूसरे के होते हैं, कभी उनका वार्ड है, कभी हमारा वार्ड है, लेकिन वहाँ ये डिफरेंस नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि साथ में ही हम लड़ रहे हैं, एक ही पार्टी लड़ रही है, और वो सबसे अहम चीज़ है। दूसरी बात ये भी है कि ये सब होते हुए अगर आप देखिए तो आम नागरिक जो है, जिसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उसमें भी यही भावना है कि अरे ये दो साथ में आ सकते हैं, तो मुंबई के अस्तित्व के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए हमें साथ में आना है। जी। एक सवाल जिसका मैं आपको पर्सनल भी आप इसे समझ लें और मैं चाहता हूं कि आप ईमानदारी से जवाब दें, जो टीवी वाला जवाब है वो नहीं। आपने आपके दादा को देखा है जिन्होंने मुंबई को किस तरह से आगे ले गए, उनका नाम हर जगह पर है। आपके पिताजी ने 25 साल तक मुंबई में बीएमसी में शिवसेना को सत्ता में लाया। आदित्य ठाकरे थर्ड जनरेशन है जो आ रहे हैं, और आपके नेतृत्व में एक तरीके से जब इस चुनाव को अब आप देखें तो कितना प्रेशर आप देखते हैं? एक तो फैमिली लेगेसी का भी, खुद का भी एक इमेज, साथ ही साथ एक ऐसे समय जब पार्टी दो टूक हो चुकी है, तमाम अलग अलग पार्टियां आई हुई हैं, महाराष्ट्र की राजनीति अलग हो चुकी है, प्रेशर है आप पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप पर। आप पर्सनली, और ये टीवी वाला जवाब मत दीजिएगा, आप पर्सनली कैसे देखते हैं इस इलेक्शन को, आपके तरीके से, आपके लीडरशिप में जब इसे लड़ा? देखिए, लीडरशिप तो दो ठाकरे सीनियर्स जो है वो कर रहे हैं, लीडरशिप जनता मुंबई की करेगी। लेकिन मैं आवाज़ उठा रहा हूँ मेरी मुंबई की, मैं आवाज़ उठा रहा हूँ जो मुझे लगता है मेरा शहर कैसा होना चाहिए, और मेरे अन्य शहर जैसे पूना हो, नासिक हो, क्योंकि यहाँ भी हालत कुछ ठीक नहीं है, इससे कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। मुझे पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं लगता, क्योंकि देखो हार जीत होती रहती है। दुनिया में बहुत सारे नेता जीते भी हैं, जायंट किलर्स भी रहे, और बहुत सारे दिग्गज नेता हारे भी हैं और रिवाइव भी हुए। ये होते हुए ये निर्णायक मोमेंट है मुंबई के लिए, जो हम कहते हैं ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि हमने देखा है केंद्र सरकार भाजपा की है, राज्य की सरकार भाजपा की है, और पिछले 3 सालों में प्रशासक महानगर पालिका के भी भाजपा के ही रहे हैं। और जो हाल, जो खराब बेकार हाल जो मुंबई में कहते हैं ना, मुंबई में वाट लवली जो इन्होंने शहरों की है, अगर इनकी सरकार बैठ जाती है तो मुंबई हो या अन्य शहर हो, ये रहने जैसे नहीं रखेंगे। फिर आप सिर्फ दंगे, खून खराबा, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज क्राइम, जो ये जिनको प्रोत्साहन देते हैं, वो देखेंगे। न्यूज़ इसी की रहेगी, कॉन्ट्रैक्टर्स खुश होते रहेंगे, बिल्डर्स खुश होते रहेंगे, लेकिन आम नागरिक ये सेकंड क्लास सिटीजन का दर्जा नहीं तो थर्ड क्लास सिटीजन का दर्जा मिलेगा। और यही प्रेशर मैं मानता हूँ, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं मानता, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर मेरे दादाजी के समय भी हो, परदादा के समय हो, ये तो सारे होते हुए, ये तो लड़ाऊ लोगों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन मुंबई नहीं हारनी चाहिए। जी। अब आखिरी के सेक्शन में मैं चाहता हूं, क्योंकि जेनजी अभी इंस्टाग्राम पर है, तो हमने इंस्टाग्राम पर बहुत लोगों से सवाल पूछा, और मैं चाहता हूं कि आप उसमें से कुछ लोगों के जवाब दें। हमने उन सवालों को नहीं लिया जहां पर आपकी शादी की बात ही है या गर्लफ्रेंड की बात लोगों ने पूछी है कि आप शादी कब करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी हैं यहाँ पर। और एक सवाल ये प्रथमेश शिंदे ने पूछा है, वाई आर ठाकरे इज मेजरली फोकसिंग ऑन ओनली बीएमसी एंड नॉट अदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? ये सही मानते हैं आप या किस? नहीं, मुझे लगता है हर एक चुनाव में हम लड़ रहे हैं। अगर आप देखें तो नासिक अभी मैं होके आया, उद्धव साहब राज साहब की भी सभा अभी है, छत्रपति संभाजीनगर में हमने जितने आंदोलन पिछले 3 साल में किए हैं और उसके पहले काम किए हैं, वो भी तो है। पूना में भी मैं जाते रहता हूँ, फिर वेताल टेकड़ी का विषय हो, पर्यावरण का हो, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का हो, क्राइम का हो, ये सारे विषय तो हम लेते रहते हैं। मुंबई में ऑफकोर्स पूरी भाजपा के
पूरे जो दलदल करने की कोशिश है वो मुंबई में चल रही है, तो हम लड़ाई तो दे रहे हैं। जी, अभिषेक साटम है, मैं शायद मुझे लगता है कि आप जानते भी होंगे, ये लगातार आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लिखते भी हैं। उन्होंने 2 चीज़ पूछा, कैन वी स्टार्ट ओशियनोग्राफी इंस्टीट्यूट एट मुंबई एज मुंबई कॉलेजेस हैव ओशियनोग्राफी सब्जेक्ट्स सो दैट स्टूडेंट्स गेट द अपॉर्चुनिटी, एंड कैन वी स्टार्ट आदित्य ठाकरे's ड्रीम प्रोजेक्ट वाघोबा क्लब इन BMC? एब्सोल्युटली, हमने शुरू किया था, ये लोगों ने बंद किया है। वाघोबा क्लब तो शुरू करना ही है। और क्या है वाघोबा क्लब, जिनको नहीं बेसिकली पता? नेचर क्लब। और हाँ। मुंबई में, महाराष्ट्र में तो हमने क्या किया था, हाँ। 2 साल पहले, 2-3 साल नहीं, अभी सरकार कब 2022 में हाँ। हमने साउथ मुंबई में आखिरी बार वाघ को कब देखा था, शेर को। वाघ शेर होता है हर एक, यानी अपने हिंदी में, लेकिन मुंबई मराठी में लेपर्ड बिबट्या होता है, वाघ शेर होता है। तो वाघोबा क्लब ये शुरू किया था क्योंकि वाघ ये शेर होता है, और बा हम थोड़ा रिस्पेक्ट से लगाते हैं, यानी भगवानों को बा लगाते हैं। हमारे जंगल में जाए या इवन आरे में जाए तो बहुत सारे वाघोबा के मंदिर हैं। तो वाघोबा क्लब यही था कि हमारे जो शहर के बच्चे हैं, जो म्यूनसिपल स्कूल्स में जाते हैं, उनको पर्यावरण से कैसा नज़दीक लाया जाए। एस्ट्रोनॉमी क्लब्स हमने शुरू किया था क्योंकि हमारे लिए हीरो ये कल्पना चावला है, सुनीता विलियम है, अभी वो अपने सुधांशु शुक्ला है। तो ये तो हीरो है, लेकिन अगर मैं सपना देखता हूँ एस्ट्रोनॉट बनने का तो मैं कैसे जाऊँ वहाँ तक? एस्ट्रोलॉजी तो हर कोई देखता है, एस्ट्रोनॉमी में क्या? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम शुरू कर रहे थे। ओशियनोग्राफी का इंस्टीट्यूट तो कर सकते हैं, बिल्कुल। जी, ध्वनित पटेल ने पूछा, द सिचुएशन विद द मेयर एंड अर्बन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट्स सीम्स टू बी द सेम लाइक वी हैव सीन बिटवीन दिल्ली CM एंड LG. How could they navigate through this case in case they win the election? Because knowing BJP, they will try tooth and nail to block any work or funds. And मैं इसलिए भी ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये यंग लोग हैं जी, ये 20-21 साल के लोग हैं, जानते हैं, ये सिचुएशन जानते हैं। ध्वनित पटेल ने ये पूछा है कि बीजेपी जो है टूट एंड नेल लगाएगा आपको फंड्स नहीं देने की, तो इसका क्या आप लोगों के पास प्लान है? ये जो ध्वनित अभी हमारे मुंबई के ही युवा होंगे, और यही बात है ना कि लेकिन एक स्पष्ट मैं करना चाहता हूँ कि दिल्ली की जो LG की सिचुएशन है, आज भी LG सपने में अरविंद केजरीवाल को ही देखते हैं। उन्होंने खत लिखा पोल्यूशन का, वो केजरीवाल जी को लिखा है, अपने CM को नहीं लिखा है। लेकिन बात वहाँ की कैसे है कि वहाँ LG के अधिकार और CM के अधिकार लगभग सेम ही है। बहुत सारे अधिकार LG को ज़्यादा है। हमारे यहाँ जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस है उसे स्थानिक स्वराज्य संस्था कहते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स। उनके दायरे में जो आता है वो अलग अधिकार है और वो ओवरलैप नहीं होते। और पिछले 25 सालों में सिर्फ 4 साल हमारे विचारधारा के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री तो थे ही नहीं। अभी आप देखो तो सिर्फ 4 साल और 21 साल तो हमारे विरोधी मुख्यमंत्री थे, तो भी तो तब भी आप लोगों ने किया। तो एक आखिरी सवाल मुझे लगता है शर्वरी शेट्टी है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, मैंग्रोव्स का कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए क्या कर सकते हैं यार? आस्क हिम अबाउट हिज व्यूज ऑन इट। नहीं, शर्वरी शेट्टी को मैं यही कहूँगा कि बेसिकली जैसे मैंने कहा, पहले तो टेक्निकल डिज़ाइन चेंज करना ज़रूरी है। दूसरे जो मैंग्रोव्स है जो हमने प्रोटेक्शन में लाए थे उसे प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तीसरा लोखंडवाला लेक है जो मैं चाहता हूँ कि वो वेटलैंड करके डिक्लेयर हो, उसके लिए हमारी कोशिश तो जारी है। हरून खान जी जो हमारे वहाँ के MLA है, उन्होंने क्लीन अप शुरू कर दिया है। मैंने मंत्री करके वो प्रोसेस भी शुरू की थी जो इन्होंने अभी स्थगित की है, लेकिन BMC के थ्रू हम पूरा प्रोटेक्शन देंगे मैंग्रोव्स को और इसको। जी, आदित्य ठाकरे, 16 जनवरी को क्या होगा? 16 जनवरी के दिन किस तरह का माहौल आप देखते हैं? चैलेंज है आपके सामने, 2 बैक टू बैक हार मिली है असेंबली में, और उसके बाद जो अभी हुए थे, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, पूरी मेहनत जारी है। लोकसभा में हम हारे नहीं थे, लोकसभा में हमें अच्छा यश मिला था जी। विधानसभा वोट चोरी का तो मामला आया ही है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि लोगों ने अभी 1 साल में देखे हैं कि भाजपा को मत या वोट दे के भी क्या हाल होते हैं, कितने खराब हो सकते हैं। अभी के जो नगर निगम के जो चुनाव है, महानगर पालिका के चुनाव है, हमारी भारी विक्ट्री होगी, जश्न मनाएंगे। लेकिन सिर्फ जश्न मनाएंगे नहीं, तो काम पहले दिन से शुरुआत होगी। ये मुंबई की हो, मराठी माणसाची आहे आणि सगळे मुंबई प्रेमी लोकांची अस्मितेचा विषय आहे, मुंबईच्या अस्मितेचा विषय आणि अस्तित्वाचा विषय। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी। और पिछली बार भी जो मैंने कहा था, एक बार फिर से मैं बता दूं, ना ही एक सवाल बताया गया, ना ही कुछ इनको हिंट दिया गया कि मैं क्या पूछूंगा क्या नहीं पूछूंगा। मुझसे 1-2 साल ही शायद बड़े होंगे ये, लेकिन इसके बावजूद आदित्य जी ने पहले उम्र बताओ ना, तो सिर्फ बड़े कर दोगे। नहीं, आपके तो शादी के लिए भी लोग पूछ रहे हैं, लेकिन तो कि शादी यंग एज में हो सकती है। नहीं, सिर्फ सीनियरिटी में मत लगाओ। लेकिन आदित्य जी, इस एज में आपने जिस तरह से
बातचीत की है और आपने इस एज में भी जिस तरह से इस मुद्दों को उठाया है एज अ मुंबईकर, आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी सीरियसनेस के साथ आपने इन सवालों के जवाब दिए, बिना इसमें अपने पॉलिटिक्स को लाए या अपने झूठे वादों को लाए, दूसरे नेता भी इससे एक तरीके से इंस्पिरेशन लें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को आपके मुद्दे समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच आदित्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।